जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का वेरी वेरी वेलकम। तो चलिए आज के हम अपने प्रभात अर्थात सुहाने सुबह की शुरुआत इतिहास के जनक हेरोडोटस के विचार के साथ करते हैं। उनका कहना था कि मनुष्य की भाग्य उसकी आत्मा में होती है वास्तव में, क्योंकि हम कहते हैं, हमने सुना है कि मनुष्य के भाग्य उसके कर्मों से बनता है और हम वही कर्म करते हैं जो हमारी आत्मा हमें आदेशित करती है। इस तरह जैसी हमारी आत्मा हमें आदेशित करेगी हमारे भाग्य उसी तरह के होंगे। अर्थात जैसी हमारी आत्मा आदेश करेगी कार्य करने के लिए हम वैसे कार्य को करेंगे और वैसे ही हमारे भाग्य का भी निर्माण होगा। इसलिए अपनी आत्मा को निश्चल और शांत रखें, और जब ये शांत रहेगी तो हमें अच्छे कर्मों को करने के लिए आदेशित करेगी और इस तरह हमारा भाग्य भी उज्जवल होगा, अच्छा होगा। तो चलिए हमने अभी तक क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था। तो उसमें हमने पार्ट 1 में हमने सिर्फ इसकी शीर्षक की व्याख्या, इसका सारांश और इसके फर्स्ट स्टेज यानी राष्ट्रवाद क्या है, अब तक सिर्फ हमने इतना ही देखा था। इसके आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या हुए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, आखिर उसका उदय हो रहा है तो उसके कुछ तो कारण होंगे, कुछ तो ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिसके कारण राष्ट्रवाद का उदय होगा। अभी हम इसी को देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या रहे। सबसे पहला कारण माना जाता है फ्रांस की क्रांति को। फ्रांस की क्रांति हमने क्लास 9 चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है पूरे विस्तार से फ्रांस की क्रांति के बारे में, कि फ्रांस की क्रांति वहाँ के जो बुर्बो वंश के शासक थे उनके खिलाफ में हुई थी, क्योंकि वो बहुत निरंकुश शासन व्यवस्था का स्थापना फ्रांस में किए हुए थे, जिससे जनता को बहुत असुविधा महसूस होती थी, देश का विकास नहीं होता था, देश की आर्थिक सामाजिक सारी तरह से देश की स्थिति दयनीय होती जा रही थी। तो कुछ नेतृत्वकर्ताओं के नेतृत्व में सारी फ्रांस के सभी देशवासी एक समूह में आए और उसके राजा के खिलाफ, लुई 16 थे उस वक्त, उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया, क्रांति की। इस तरह जो लुई 16 थे वो शासन से हट गए और देश में नेशनल असेंबली की स्थापना हुई, जो राष्ट्र के व्यवस्था शासन व्यवस्था को देखती थी। इस तरह फ्रांस की जो क्रांति हुई उसमें क्रांति के दौरान फ्रांस के जितने भी लोग थे उनमें एक ऐसी भावना आने लगी जो उन्हें अपने देश के प्रति समर्पित बनाती थी, अपने देश हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करती थी। इस तरह माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति एक तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। और दूसरा कारण माना जाता है नेपोलियन की राज्य क्रांति। नेपोलियन एक शासक थे, इनके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। नेपोलियन एक शासक थे जो फ्रांस के राजा थे और ये संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर थे। ये भी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। ये राजतंत्र को स्थापित कर और देश के हित में, वहाँ की जनता के हित में कार्य को करते थे। और जब ये शासक बन गए उसके बाद से उन्होंने देखा कि यूरोप के कई देशों की स्थिति बहुत दयनीय है, तो और वहाँ के शासक उन पे अच्छी शासन व्यवस्था लागू नहीं करते हैं, जनता का शोषण करते हैं। तो ये देश के कई देशों में जाते, युद्ध लड़ते और उस क्षेत्र को अपने में मिला लेते, अपने अंडर कर लेते और वहाँ पे कई सारे विकासात्मक कार्य करते, जैसे वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सही करना, जनता की स्थिति को सही करना, आर्थिक स्थिति को सुधारना, और साथ ही साथ वो लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि आप स्वयं भी देश के कार्य को कीजिए, देश के हित में आप कार्य को कीजिए। और उनकी जो वाणी थी वो बहुत ही प्रभावित करने वाली थी। इस तरह वो अपने वाणी से वहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना भरने का कार्य करते थे। इस तरह दो चीज माना, फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन की राजक्रांति। ऐसा माना जाता है कि इन दो कारणों से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। वैसे तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का भाव आता है उसके अंदर। ये भाव बहुत पहले से ही विद्यमान थी। हम अपने भारतीय इतिहास को भी उठा के देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम प्राचीन काल की बात पढ़े, उस वक्त भी हम देखते हैं कि चाणक्य जैसे
चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, अशोक जैसे, बिंदुसार जैसे, बिंबिसार जैसे, ऐसे ऐसे लोग हमारे इतिहास में रहे हैं जो राष्ट्र के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। अर्थात इससे हमें ये पता चलता है कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो पहले भी मौजूद थी। हम पोरस का भी इतिहास देख लें तो उन्होंने भी अपने क्षेत्र के लिए सिकंदर से लड़ाई की, उसमें विजय प्राप्त की। अर्थात वो अपने देश के हित के लिए ना सिकंदर से लड़े, उसमें विजय प्राप्त की। अगर वो स्वयं के हित को ध्यान में देखे होते तो अपने उनको समर्पित कर दिए होते तो सिकंदर उन्हें कई सारे धन देता, लेकिन उन्होंने अपने देश के बारे में सोचा। इसीलिए तो वे अपने राष्ट्र के प्रति के हित के बारे में सोचते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी भावना तो लोगों के अंदर बहुत पहले से ही विद्यमान रही है, लेकिन जो जो यूरोपीय लोग थे वो मतलब एक अलग ढंग से कार्य को करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बुद्धिजीवियों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए जब इनके अंदर ये भावना आने लगी कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की जब भावना आने लगी तो उन्होंने इसका एक नया नाम दे दिया, उन्होंने राष्ट्रवाद कह दिया कि ये जो हमारी इस क्रांति के बाद जो हमारे अंदर जो अपने राष्ट्र के प्रति भावना आ रही है उसको हम राष्ट्रवाद कह के पुकारेंगे। इस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद का ये हम पढ़ रहे हैं उदय दो कारण, तो ये यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण है। बाकी तो राष्ट्रवाद विश्व के कई क्षेत्रों में पहले से ही विद्यमान थे। इस तरह हमने देखा कि अब तक जो नेपोलियन थे वो अपनी यूरोप के कई सारे क्षेत्र को अपने अंडर में ले लिए थे। अब हम देखेंगे कि जो नेपोलियन युग है वो मतलब कैसे आया। अब तक हमने देखा कि नेपोलियन ने कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार युद्ध किए और वहाँ के क्षेत्रों को अपने अंडर में ले लिए। जब अपने अंडर में ले लिए तो अपने अनुसार वहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन करने लगे। इस तरह नेपोलियन युग का आरंभ हो गया यूरोप में। और ये नेपोलियन युग उनके शासन व्यवस्था से लेकर और 1814 ईस्वी तक चलता रहा। 1814 ईस्वी में फ्रांस अर्थात ये जो नेपोलियन थे उनका और रूस के बीच एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई। चूंकि नेपोलियन की हार इसलिए हो गई क्योंकि रूस का जो जिधर से ये आक्रमण कर रहे थे वो एरिया रूस का बहुत ठंडा एरिया था और इन्होंने उस क्षेत्र का बिना विदाउट एनालिसिस के युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध के लिए चले गए। इसलिए वहाँ का जो क्षेत्र था तो इन जो फ्रांस के जो सैनिक थे वो इसमें अपने आप को तालमेल नहीं बैठा पाए क्योंकि वह बहुत ठंडी थी और ये लोग उस एरिया में खुद को अनुकूल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए वो हार गए। और उस युद्ध को वाटरलू के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो नेपोलियन का अंतिम युद्ध था रूस के साथ। और ये जब हार गए तो 1814 ईस्वी में हार गए और इनको बंदी बनाकर एक द्वीप में ले जाके रख दिया गया। और जब वहां पे गए थे 7 वर्षों तक जिंदा रहे और 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। इनके निधन को कुछ विद्वान मानते हैं कि कैंसर की वजह से इनकी निधन हो गई और कुछ का मानना है कि इनकी हत्या कर दी गई इसलिए इनका निधन हो गया। एग्जैक्ट कारण नहीं पता, लेकिन नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हो गई। ठीक यही गलती जो नेपोलियन ने गलती की थी रूस के साथ ठंडी के दिनों में युद्ध करने की, वही गलती जर्मनी के प्रसिद्ध तानाशाह हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में की। उन्होंने भी ठंडी के दिनों में रूस पे आक्रमण कर दिया जिसके कारण उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। इस तरह हम नेपोलियन युग देख लिया। अब हम देखेंगे वियना सम्मेलन। ये जब नेपोलियन युग समाप्त हो गया, मतलब नेपोलियन हट गए शासन व्यवस्था से, तो उन्होंने एक बहुत बड़े क्षेत्र पे अपनी शासन की स्थापना की थी। तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उन्होंने जिस शासन व्यवस्था की स्थापना की थी, जो शासन व्यवस्था उन्होंने स्थापित की थी उसको देखे, उसका संचालन करे। तो उस वक्त उनका कोई लेने देने वाला मतलब कोई ये नहीं था जो उनकी शासन व्यवस्था को देखे। उस समय एक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिख, वो आगे बढ़ के आए और वहाँ जो क्षेत्र इन्होंने स्थापित की थी उसको वो अपने अंडर में लेने के लिए कोशिश किए और इसके लिए उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया 1815 ईस्वी में, जिसको वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है।
और ये जो मेटरनिख थे वो नेपोलियन थे, वो नए नए विचारों को लाते थे, जनता के बीच रखते थे, संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर थे, वो नए नए कार्यों को करने में रुचि रखते थे। लेकिन मेटरनिख पुरातन व्यवस्था को मानने वाले, उनका मानना था कि किसी भी चीज में परिवर्तन लाना, नए कार्य को करना मूर्खता है, इसलिए जो चीज जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। और ये आते ही वही किए। नेपोलियन ने जो जो चीज नया नया इंक्लूड किया था वहाँ की शासन व्यवस्था में, इन्होंने सब कुछ मतलब अपने अकॉर्डिंग कर दिया, सारी पुरातन व्यवस्था ला दी। इस सम्मेलन ये जो सम्मेलन हुआ वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ, और ये हुआ 1815 ईस्वी में। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो मेटरनिख ने की, यानी उस सम्मेलन को कैसे ऑर्गेनाइज कराना, इसको मेटरनिख ने किया था। और इस सम्मेलन में जो भी देश नेपोलियन के शासन के अंतर्गत आते थे वे सब शामिल थे, जिसमें रूस, जर्मनी, प्रसा, इंग्लैंड, सॉरी रूस नहीं था, ये रूस नहीं था, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, प्रसा, ये सभी शामिल थे, इत्यादि देश। और इस तरह जब ये सम्मेलन हुआ तो उस सम्मेलन के दौरान उन्होंने वहाँ की सारी जो भी नेपोलियन के क्षेत्र उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। और इस सम्मेलन के अनुसार उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया, जैसे नेपोलियन थे वो युद्ध लड़े और वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से अपनी हुकूमत रख के शासन करते थे। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था, यानी वहीं के लोग रहेंगे, बस इनका जो कंसेप्ट है, इनकी जो नीति है, उसके अनुसार जो जो देश इसमें शामिल हुए थे, जो नेपोलियन के अंतर्गत आते थे, वहाँ पे शासन व्यवस्था की जाएगी। और इन्होंने किया, इस सम्मेलन का मतलब परिणाम निकल के ये आया। इस सम्मेलन में उन्होंने ये तय किया कि सबसे पहले तो राष्ट्रवादी भावना को इन्होंने दबा दिया। जो राष्ट्रवादी भावना का हमने पढ़ा कि राष्ट्रवादी भावना को उदय मेटरनिख कर रहे थे, सारे सबको राष्ट्रवादी भावना के लिए प्रेरित कर रहे थे। मेटरनिख आते ही उस भावना को लोगों के अंदर दबाने की कोशिश की, उसके अंदर दबा दिए। दूसरा कार्य ये किया कि जो फ्रांस में वो संविधान के अनुसार राजतंत्र लाए थे नेपोलियन, उन्होंने जो फ्रांस की क्रांति से पहले बुर्बो राजवंश का शासक था फ्रांस पे, उन्होंने उसी को फिर से स्थापित कर दिया, बुर्बो वंश को, और लुई 18 को शासक बना दिया और कह दिया कि मैं जैसा कहूँ आप उसके अनुसार इस देश की शासन व्यवस्था को देखिए। और इस तरह बुर्बो राजवंश में फिर फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना हो गई। और फिर से उन्होंने जर्मनी जो पहले नेपोलियन एक राज्य में किए थे, उसको उन्होंने कई राज्यों में बांट दिया, 38 राज्यों में बांट दिए, और वहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया कि यहाँ की शासन व्यवस्था को मैं खुद देखूंगा। उसके बाद से इटली का जो नेपोलियन थे, वे 3 राज्यों में इसको गठित किए थे। सिसिली, इसको हम आगे देखेंगे कौन कौन से 3 राज्य हैं। उनको 3 राज्यों में गठन किया था, ताकि गणराज्य बनाया था, ताकि यहाँ की शासन व्यवस्था को अच्छे तरह से चलाया जा सके। लेकिन जैसे ही नेपोलियन आए, उन्होंने इसको कई टुकड़ों में बांट दिया। सिसिली और नेपल्स, ये जो 2 क्षेत्र थे, उन्होंने इस 2 क्षेत्र को फ्रांस को दे दिया। फ्रांस के जो बुर्बो राजा थे उनको दे दिया कि आप यहाँ को देखिए। रोम जो इटली की राजधानी थी, उसको उन्होंने पोप को दे दिया कि आप अपने अनुसार, मतलब मैं जैसे कहूँ उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ की शासन व्यवस्था को देखिए। जेनेवा और सार्डिनिया को पिडमाउंट के राज्य में मिला दिया। वैसे ही परमा, मोडना और टस्कनी को हैब्सबर्ग के राजा को दे दिया कि आप यहाँ की शासन व्यवस्था को देखिए। लोम्बार्डी और वेनेशिया को फिर से अपने में मिला लिया। इस तरह और भी देशों में उन्होंने ऐसे ही किया। इस तरह उन्होंने वो सारी जगह जहाँ पे नेपोलियन ने नए नए चीजों को लाने की कोशिश की थी, नए नई व्यवस्था की थी, वो सब समाप्त करके इन्होंने फिर से वही पुरातन व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था वहाँ पे चल रही थी यूरोप में, उसी चीज को ये पुनः ला दिया। और इसी व्यवस्था को मेटरनिख व्यवस्था के, ये जो उन्होंने व्यवस्था की उसी को मेटरनिख व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और ये जो इन्होंने ये चीज किया, ये चीज मतलब इन्होंने जो भी वियना सम्मेलन के दौरान नीति लाए, नियम लाए, वो संपूर्ण मतलब जितने यूरोप के क्षेत्र पे नेपोलियन का शासक था, उन क्षेत्रों में 1815 से लेकर और 1848 ईस्वी तक, इस समय के बीच में इन्हीं के अकॉर्डिंग वहाँ की शासन व्यवस्था चलती रही। इसलिए ये जो कार्यकाल उसको मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। आपके क्वेश्चन पूछता भी कि मेटरनिख युग किसे कहते हैं। हम कह सकते हैं कि यूरोपीय क्षेत्र में 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक
ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के अनुसार वहां की शासन व्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से संचालित किया जा रहा था और उसी युग को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। इस तरह हमने देख लिया कि नेपोलियन युग क्या है, वियना सम्मेलन कहाँ हुआ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, उसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की और 1815 ईस्वी में हुआ था। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली इत्यादि, और इसकी परिणाम क्या निकल के आया। इस तरह हमने, और मेटरनिक युग क्या है यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे हम देखेंगे कि इन्होंने जो जो देशों को बांटा और पुरातन व्यवस्था लाई, वो सब लोग पुनः अपने आप में डेवलपमेंट कैसे किए, अपने देश का एकीकरण कैसे किए। इस तरह हमने यहाँ तक की, इस सिर्फ 3rd पेज नंबर में हमने यहाँ तक को देख लिया। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं, तो आप एमसीक्यूज को एक जगह, शॉर्ट क्वेश्चन, वो टिक लगाने वाला क्वेश्चन को आप एक जगह इकट्ठा करेंगे कि वियना नेपोलियन युग का अंत कब हुआ, वियना सम्मेलन कब हुआ। ये एमसीक्यूज हमारे क्वेश्चन में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। और साथ में इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि वियना सम्मेलन क्या है, कब हुआ, मेटरनिक व्यवस्था क्या है, मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक वियना सम्मेलन का परिणाम क्या निकले। इन सारे क्वेश्चन को आप अपने मन से बनाइए और फिर उसको लिखिए। इससे एक आंसर लिखने की हैबिट होती है, लिखने की कला बढ़ती है और इससे हम एग्जाम में अच्छे तरीके से आंसर लिख पाते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि फ्रांस का एकीकरण कैसे हुआ। तब तक के लिए दैट्स ऑल। जय हिंद।